एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन है, जो यूरोपियंस आ रहे हैं भारत में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि यूरोपियंस के आने का क्रम क्या है। ठीक है, यहीं से पहला सवाल बन जाएगा। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं डच वाले, फिर आ रहे हैं ब्रिटिशर्स, और इसके बाद कौन आ रहे हैं? फ्रांस। फ्रेंच। यस सर। जी क्या बोल रहे हैं? फ्रांस वाले, बिल्कुल है। फ्रांस फ्रांस ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगीज, ठीक है, ये आ कब रहा है? 1498 में। डच कब आ रहा है? 1602 में। ब्रिटिशर्स कब आ रहा है? 1600 में। और फ्रांस कब आ रहा है? 1664 में। अब एक चीज गौर कीजिए कि हम डच पहले और ब्रिटिशर्स बाद में लिखें, जबकि ये पहले रहा है ब्रिटिश वाला। ये इस तरीके से लिखने का कुछ कारण है, ठीक है, वो अभी समझाते हैं। पहले ये सारे देश का कालक्रम ऐसे रहा है आने का, यूरोप से आने का ये समय रहा है, लेकिन भारत में इनके फैक्ट्री खोलने का समय जो है ना, ये थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, अब ये समय कैसा है उसको भी यहीं देख लेते हैं। अगर पुर्तगाली की बात करें तो ये अपना पहला फैक्ट्री कब खोलता है? ये 1503 में खोलता है। डच की बात करें तो ये कब खोल रहा है? 1605 में। अंग्रेज कब खोल रहा है? 1608 में खोलता है, जो 1611 लिख सकते हैं। ठीक है, और फ्रांस की बात करें तो 1668 में। ठीक है, तो यही इसका टाइम पीरियड रहा है। यहीं से जो है ना आपको एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है पहले पुर्तगाली पे बात करते हैं। ठीक है, पहला कंट्री कौन है जो भारत आया है? पुर्तगीज। ठीक है, कब आ रहा है? 1498 से, यानी इसके बाद की बातें करेंगे। सबसे पहले हमको ये बताइए, 1498 के समय में मुगल शासक कौन रहा होगा? कौन होगा राजा मुगल का? मुगल का टाइम नहीं था इस टाइम सर, लोधी। क्या बात कर लोधी है? ठीक, बताइए कौन सा लोधी होगा? लोधी का सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी होगा। चलिए, इधर ये है बताइए, इधर विजयनगर और बहमनी तो बन चुका था। ठीक है ना? साउथ इंडिया में विजयनगर और बहमनी तो बन चुका होगा ना? जी सर। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए जरूरी नहीं है मुगल और ये, बट हम ये समझाना चाहते हैं कि पुर्तगाली जब भारत आ रहा है तो उस समय भारत में ऐसा है कि उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का समय है, ठीक है, और साउदर्न इंडिया में विजयनगर बहमनी इन सब का समय काल है। ठीक है, इन चीजों को लिंक करते हुए चलना है, इसको समझते हुए चलना है। ठीक है, विजयनगर कब बन गया था, साल बताइए? 1436 36 37 है। पहले ये बताइए किस राजा के समय में बना था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना था ना? जी सर। हाँ, तो क्या रहा उसका टाइम पीरियड? 1336 37 है ना, 1336, है ना, 1336। ठीक है, तो ये लिंक करते हुए चलिए ना, एक साथ जो है चीजों को लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, पुर्तगाली आया है। अब पुर्तगालियों के बारे में समझ लेते हैं। पहले एक कंट्री हमारा खत्म हो जाए, कुल हमको 4 ही कंट्री के बारे में बात करनी है। सबसे पहले क्या हुआ है? पुर्तगाली में पहला आदमी है जो भारत की धरती पे पहुंचा, उसका नाम क्या है? वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा 1498 में आ रहा है। और इसका आने का कहाँ पे आता है ये? तो ये कोच्चिन, है ना, यहीं पे आता है। कालीकट। कालीकट, यानी केरल के पास है कि नहीं? और वहां पे इसको स्वागत कौन कर रहा है? तो जमूरियन नाम का एक शासक है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि जमूरियन जो है ना, ये किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि ये राजा का टाइटल हुआ करता था। ठीक है, तो इतिहास में आपको, जब आप केरल का इतिहास पढ़ेंगे डिटेल में, तो हो सकता है कि आपको और भी कई जमूरियन मिले। हो सकता है आपको 1200 ईस्वी में भी कोई जमूरियन नाम का शासक मिले। तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि अरे जमूरियन जो है 1498 में था तो वहां कैसे चला गया। ये टाइटल है ना, ये टाइटल होता है, जमूरियन नाम का टाइटल है। ठीक है, जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आप लोगों को। रामायण है ना, रामायण हम लोग पढ़ते हैं रामायण, तो इसमें जो मिथिला का जो क्षेत्र है, उसके राजा कौन है? जो सीता जी के पिता हैं, उनको क्या नाम से जानते हैं? जनक। राजा जनक जी। राजा जनक। है ना, जनक कहते हैं ना। ये जनक जो है ना, मजेदार बात ये है कि दरअसल ये टाइटल है।
ठीक है? उनका नाम जो है वो कुछ और भी रहा हो, लेकिन जनक जो है ना वो मिथिला विदेह का जो जो भी राजा होते थे, उनको जनक कहा जाता था। ठीक है? जब आप अन्य शास्त्र पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? तो उसमें भी आपको जनक राजा का नाम मिलेगा। लेकिन वो शास्त्र में रामायण का कालखंड नहीं है। फिर भी जनक का नाम क्यों मिल रहा है? तो कारण यही है कि उस समय में अन्य राजा भी जो हुआ करते थे, उनको भी जनक नाम से कहा, जनक उसका टाइटल होता था। वहाँ जो भी राजा बनता था उसको जनक कहते थे, ठीक है? इसीलिए। उसी तरीके से जमूरियन जो है ना टाइटल है। जमूरियन नाम का शासक या जमूरियन शासक जो है वो कालीकट के बंदरगाह पे वास्को डी गामा का स्वागत कर रहा है। फिर वास्को डी गामा जो वहां से मसाला, चाय, रेशम, है ना, कीमती रत्न, ये सब लेके जाता है यूरोप और वहां पे जाके इसको बेचता है। पहले तो ये काफी समय तक केरल के क्षेत्र में रहता है। फिर जब ये लौटता है तो जमहूरियन के द्वारा ये सारा चीज उसको दिया जाता है, ठीक है, मसाला, चाय, रेशम, कीमत, रत्न वगैरह। और जब इसको वहां बेचता है तो इसको 60 गुना मुनाफा होता है। मतलब अपना आने जाने का भाड़ा और खर्चा काट कूट के इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है। और ये बात जब इस क्षेत्र के लोगों को पता चलती है, तो वहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब कहाँ आना चाहते हैं? भारत की तरफ। और भारत की तरफ क्योंकि वास्को डी गामा जो है ये एक टूरिस्ट की तरह आया था, लेकिन अब ट्रेड पर्पस से आ रहा है, तो पुर्तगाली में जब अधिकतर लोग आना शुरू कर देते हैं भारत की तरफ, और पुर्तगाली जो राजा है उसको ये बात का पता लगता है कि भारत से जब ट्रेड कर रहे हैं तो काफी मुनाफा हो रहा है, तो उसको एक सही अमली जमा पहना, उसको एक रेगुलेट करने के लिए भारत में वो एक वाइसरॉय की नियुक्ति करता है। एक ऐसे आदमी को नियुक्ति करता है जो भारत में पुर्तगाली शासन का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना, उस क्षेत्र को गवर्न कर सके। तो उस व्यक्ति को नियुक्त करता है और उसका नाम क्या था? पहला जो गवर्नर रहा है उसका नाम क्या है? अल्मीडा। अल्मीडा। ठीक, बहुत बढ़िया। अल्मीडा राजा कब बन रहा है? 1505 से 1510 तक। ये 10 साल जो है ये यहाँ का राजा रह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब अल्मीडा जो है जैसे ही राजा बन रहा है तो ये कुछ चीजें चेंज करेगा, है ना, भारतीय क्षेत्र में कुछ चीजें चेंज करेगा। पहले ये समझिए कि हम लोग बात कर कहाँ की रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत है ना, तो हम लोग इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी केरल वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर पे इंडियन ओशन है। ठीक है, अगर आप लोग को वर्ल्ड मैप का अगर थोड़ा जानकारी हो तो आप इस तरीके अगर इधर बनाएंगे तो यहाँ आपको अरब पेनिनसुला मिलेगा और यहीं पर आपको हरमुज की खाड़ी मिलेगा, है ना। अगर आपको आइडिया हो, जैसे हम भारत का विश्व का नक्शा बना के समझाते। एक सेकेंड, देखिए, ठीक है, इस तरीके से अगर ऊपर जाएंगे आप, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है ना यहाँ पे ये हरमुज की खाड़ी है, ठीक है, इधर। और जब आप इधर चले जाएंगे, यहाँ अंडमान निकोबार वगैरह है इधर, ठीक है, यहाँ श्रीलंका है, और यहीं पर इधर इंडोनेशिया और ये सब का नाम आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। यहीं पर मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह है। तो इसी में जो है ना स्टेट ऑफ मलक्का भी है, सुने हैं ना स्टेट ऑफ मलक्का आप लोग? ठीक है, तो हरमुज की खाड़ी और मलक्का, इन दो जगहों पर जो है अल्मीडा वो क्या करता है? प्रतिबंध लगाए। वो आगे समझेंगे क्या होता है, बस ये समझ लीजिए कि ये दोनों क्षेत्र है कहाँ। ठीक है, आप समझते हैं आगे क्या क्या कर रहा है अल्मीडा। सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्मीडा जो है ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आ रहा है। 1505 में आ रहा है और 1510 तक रह रहा है, 5 साल। ये हरमुज की खाड़ी और मलक्का स्टेट पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र पर और इस क्षेत्र पर, है ना, पहरेदारी करता है, अपना नौसेना को स्थापित करके पहरेदारी करता है। कारण क्या पहरेदारी का? कि अगर किसी अन्य यूरोपीय देश को अगर भारत की तरफ आना है, यही दो रास्ता है जिससे वो भारत आएगा। सबसे पहले यहीं पर नाव लगा के वो अपने तैयार रखा है कि अगर किसी को अंदर जाना है परमिशन लेकर जाओ। उसी तरीके से मलाक्का स्ट्रेट से घुस के कोई आएगा, तो इधर से किसी को अगर आना है तो यहीं पर वो तैयार होके बैठा हुआ, यहीं से पहले परमिशन लो तब जाना। तो इस तरीके से क्या कर रहा है वो, भारतीय राज्य क्षेत्र को ये मलक्का और हरमुज की खाड़ी पर पहरादारी करके इसको सेफ कर ले रहा है। ठीक है, पहला चीज तो ये कर रहा है। और इसी को जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ये समुद्र पे अगर अपना अधिकार कब्जा कर लिया तो भारत पे अन्य यूरोपीय नहीं आएंगे। इसके अलावा भारतीय क्षेत्र में जो राजा हैं जैसे जमूरियन है,
या फिर यहाँ पुर्तगाली में विजयनगर का जो कुछ शासक है, उन सब से तो पुर्तगाली पहले ही दोस्ती कर चुका है। याद कीजिए जब हम लोग विजयनगर पढ़ते थे, तो बारबोसा, डोमिंगो पायस, इन सब का नाम सुनते थे ना? याद आ रहा है? बारबोसा का नाम याद आ रहा है? डोमिंगो पायस, जी सर। रा, राजा राम मोहन राय के समय में, यानी उस समय का जो क्षेत्रीय शासक है उसको भी वो अपने साथ कर चुका है ना? तो यानी भारत के राजाओं को अपने साथ कर ही चुका है। इसके अलावा समुद्र को भी सेफ करके पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित कर रहा है वो भारत में। ठीक है, ये हमारा अल्मीडा के समय में यही सारी चीजें हो रही हैं। अब अल्मीडा जब आ रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है, राजाओं के साथ तो बेहतर संबंध बना ही ले रहा है, लेकिन आम जो नागरिक हैं भारत के, उसके साथ ये पुर्तगालियों का संबंध जो है नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अभी भी पुर्तगालियों को वहाँ के जो आम जनता है वो उसको विदेशी की नजर से देख रहा है। और ये बात आइडिया लगता है किसको? इसके बाद जो यहाँ का गवर्नर बना है, जिसका नाम क्या है? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ठीक है, ये बात का आइडिया किसको लगता है? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क क्या करता है? सबसे पहले तो ये इसको अल्बुकर्क को भारत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, पुर्तगाली शक्तियों को ठीक से यहाँ पे बसाने के लिए, बैठाने के लिए इसका नाम लिया जाता है, इसे इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अभी हम बता रहे थे आपको कि भारतीय जो लोग थे वो पुर्तगालियों को विदेशी के नजरिए से देखते थे, है ना, एक ट्रेडर की नजरिए से देखते थे। तो अल्बुकर्क क्या करता है? एक विवाह की नीति लाता है। ठीक है, ये आप लोग सुने होंगे, विवाह की नीति, है ना? तो विवाह की नीति का मतलब क्या है कि जो पुर्तगाली लोग आए हैं वो यहाँ भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे, और उससे क्या होगा? उनका एक वैवाहिक संबंध बन जाएगा, पारिवारिक रिश्ता बनेगा। और फिर जो भारतीय लोग होंगे वो पुर्तगालियों को एक ट्रेडर और एक विदेशी के नजरिए से नहीं देखेंगे, है ना? तो ये जो है विवाह की नीति, ये कौन ला रहा है? अल्बुकर्क ला रहा है। क्यों ला रहा है? ताकि वो अपने आप को अच्छे से स्थापित कर सके यहाँ पे। ठीक है, दो चीज ये हो गई। उसके अलावा और बात करें तो ये तंबाकू, काजू, इन सब की नई किस्में लाता है ना? आप गौर करेंगे कि अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है, इसी के नाम पे, अल्फांसो जो नाम है, इसी के नाम पर वहां पे आम की एक खास प्रजाति पाई जाती है, उसको अल्फांसो आम भी कहते हैं। आप लोगों को आइडिया है कि अल्फांसो आम के बारे में? आम, महाराष्ट्र में होता है। बिल्कुल महाराष्ट्र के, या आप कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में, है ना, ये जो है काफी प्रचलित है महाराष्ट्र में। आप गोवा वगैरह का जो क्षेत्र है उधर काफी ये फेमस है। ठीक है, और अल्बुकर्क जो है वो उस क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास करता है। ठीक, ये अल्बुकर्क हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं, एक आता है नैनो डी कुन्हा। ठीक है, अच्छा, अल्बुकर्क एक और काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो ये गोवा पर जो है अधिकार भी कर रहा है। ठीक है, गोवा का जो क्षेत्र है उसको भी अल्बुकर्क जो है वो बीजापुर के आदिल शाह से जीत लेता है। ठीक है, या उस पर कब्जा कर लेता है। अब यहाँ नैनो दी कुन्हा के बारे में बस सिंपली याद याद रखिए कि अल्मीडा और अल्बुकर्क के बाद नैनो दी कुन्हा क्या करता है? पुर्तगालियों की शक्ति को फैलाता है ना? कहाँ फैलाता है? तो गोवा, दमन दीव, यानी जो वेस्टर्न घाट का जो सिलसिला है, गुजरात तक जो है, पूरा वेस्टर्न घाट, सह्याद्री का जो क्षेत्र है, उस सब जगहों पर पुर्तगाली शक्तियों को फैलाने का काम कर रहा है नैनो दी कुन्हा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है पुर्तगालियों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाहर सवाल नहीं बनता। आपसे पूछ देगा वास्तविक संस्थापक कौन है, ये पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया है, ये पूछ देगा कि अ, विवाह की नीति कौन लाया, गोवा पे कब्जा कौन किया, कब किया, किसके समय में हुआ, दमन दीव पे कब्जा कब हुआ, राजधानी कब स्थानांतरित हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हमको ये बताइए आप कि जो पुर्तगाली है उसका पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगता है? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? बताइए। मछलीपट्टनम। जी, नहीं नहीं, मसूलीपट्टनम नहीं है। कोचिन। कोचीन कोचिन। है ना? और वहीं पर कन्नौर नाम का एक स्थान है। ठीक है, कोचीन के पास ही क्या नाम है? कन्नौर। अगर और डिटेल में जाइएगा तो आपको कन्नौर नाम मिलेगा। तो कन्नौर में जो है अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित करता है, फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बाहर, इससे पुर्तगाली से बाहर सवाल नहीं मिलेगा। और कुछ चीजें हैं तो वो बहुत खाटी फैक्चुअल है। जैसे क्या पूछेगा? फैक्ट में अगर घुसना होगा, बीपीएससी या यूपीएससी नहीं घुसता है। अगर आप और कोई वनडे एग्जाम देंगे तो यही पूछेगा
कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया, कब उसकी मृत्यु हो गई, यही सब पूछता है। ठीक है, तो ये सब भी याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो है कुल 3 बार भारत आया। सबसे पहले तो 1498 में हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसके बाद 2 बार और आता है, एक बार आता है 1501 में और फिर अंतिम आता है 1524 में। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु भी यहीं पे हो जाती है, भारत में ही, ठीक है? तो ये भी याद रखिए, कोच्चिन में ही वास्को डी गामा की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, पता है ना? ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, अगर मेंस में कोई मतलब अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम कर दे बीपीएससी में, तो क्या बताएंगे? तो सिंपली यही बताइएगा कि ये जो पानी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन, तीनों तरह से भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित कर देना, हार्मुज की खाड़ी को, मलक्का की खाड़ी, अडन की खाड़ी, इन सब को जो है सुरक्षित कर देना ही ब्लू वाटर पॉलिसी था। या फिर इस क्षेत्र में कोई अन्य नाव आता था, किसी अन्य देश का नाव आता था, तो उस पे वो उचित कर लगाता था, ठीक है? इसको कार्ट अडमीडा कर भी कहते थे, ठीक है? कार्टेज सिस्टम वगैरह। तो यही ब्लू वाटर पॉलिसी था। बताइए तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था, बहुत बढ़िया, ठीक है? उसके बाद 1530 में जो है पुर्तगालियों की राजधानी गोवा स्थानांतरित कर दी जाती है। गोवा पे कब्जा कौन करता है और कब करता है बताइए? ठीक है, गोवा पे कब्जा अल्बुकर्क अल्बुकर्क करता 1510 है, में। 1510 में करता है, ठीक है? ये चीजें हो गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला देश क्या है उसका बात करते हैं। देखिए पुर्तगाली जो है ना, ये बंगाल में, फिर उड़ीसा, अलग अलग जगह जाता है, हुगली वगैरह भी जाता है, लेकिन उसको यहीं पर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अभी हमारा सिर्फ फोकस क्या है? हमारा फोकस है पुर्तगाली, या सॉरी ये जो यूरोपियंस कैसे कैसे आए हैं और उनका क्या क्रमिक विकास रहा है, अभी सिर्फ हम वो समझना चाह रहे हैं। यहीं पे हम अगर हुगली और इन सबको भी ऐड कर दें कि हुगली पोर्ट को लूट मार के लिए प्रयोग करता था, डच जो है पटना में फैक्ट्री खोल लिया, ये सब अभी बात करेंगे तो ये खिचड़ी जैसा हो जाएगा। जब हम लोग बिहार पढ़ेंगे या जब वो टॉपिक आएगा, वहां ऑटोमेटिक वो चैप्टर खुलेगा। यहाँ हम लोग सिर्फ पुर्तगालियों का आगमन की बात करेंगे, कब आया, क्या क्या काम किया है, ठीक है? पुर्तगाली हमको समझ में आ गया। अब हम लोग डच की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि डच जो है ना, तो ये पहला जैसे इसमें पुर्तगालियों में पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था, उसी तरह डच का पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया था, बताइए? कार्नोलियस डी हाउटमैन का नाम सुने, है ना? हाउटमैन, है ना? कार्नोलियस डी हाउटमैन ये आया था, सबसे पहला व्यक्ति था। अब ये क्या कर रहा है, तो भारत कब आ रहा है, तो 1602 में आ रहा है। और पहली फैक्ट्री कब खोल रहा है, 1605 में खोल रहा है। 1605 में भी कहाँ पे खोल रहा है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। हमको ये बताइए, मसूलीपट्टनम जो है वर्तमान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र बहुत प्रदेश। बढ़िया, आंध्र प्रदेश। ये जरूर याद रखिएगा, है ना? वर्तमान में कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? अब ये समझिए, एक और हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं, ये समझिए। अगर आपको अगर यूरोप का अगर आइडिया हो, ये अगर यूरोप है, तो अगर यहाँ पे पुर्तगाली है ना, तो पुर्तगाली के ठीक बगल में डच है। जहाँ पे पुर्तगाली जाएगा वहीं डच जाएगा। जहाँ होता है ना एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जल रहा है, एक जहाँ जाएगा वहीं दूसरा जाएगा, तो जहाँ पुर्तगाली पहुंचा वहीं डच पहुंचेगा। यही स्थिति कमोबेश फ्रांस और ब्रिटेन की है। इधर अगर ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस है, इसके बीच में इंग्लिश चैनल है। जहाँ पे ब्रिटिशर जाता है वहां वहां फ्रांस पहुंच जाता है, ठीक है? यही चीजें आपको इतिहास में मिलेंगी, ठीक है? तो यही है, जैसे पुर्तगाली जहां जहां पहुंचा, उसी तरीके से हमारा डच वाला भी पहुंचा। और डच वाला जो है, इसका सोल पर्पस क्या है? इसका सोल पर्पस है व्यापार करना। ये जैसे आप गौर करेंगे कि पुर्तगाली जो है वो क्या कर रहा था, वो उधर विजयनगर के शासकों से दोस्ती कर आ रहा था, है ना? कोचीन में करेकल, क्या नाम था उसका, जमूरियन से दोस्ती कर रहा था, है ना? कहीं कहीं युद्ध लड़के कहीं राजधानी बना ले रहा है, गोवा को राजधानी बना रहा है। डच वाला है ना, ये सब काम नहीं करेगा। उसका सोल पर्पस क्या है? उसका सोल पर्पस है व्यापार करना, सिर्फ व्यापार करेगा, कहीं युद्ध वुद्ध नहीं करना है। और इसी चक्कर में डच जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में अपना फैक्ट्री खोलता है, ठीक है? पुर्तगाली उतना फैक्ट्री नहीं खोल रहा है, वो सिर्फ वेस्टर्न घाट तक रह जा रहा है, ठीक है? इसीलिए पुर्तगाली खुद को समेट के भी जल्दी जल्दी भाग रहा है। लेकिन डच जो है ना, वो फैला हुआ है भारत में। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो सबसे पहले तो ये मसूलीपट्टनम में बना रहा है अपना। दूसरा कारखाना सूरत में खुलता है 1616 में। फिर
बिमलीपट्टम में 1641 में, करैकल में 1645 में, चिनासुरा में 1653 में, है ना, बनारस में, कासिम बाजार में, बालासोर में, पटना में, नागपट्टिनम में, कोच्चिन में, हर जगह खोल रहा है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि बहुत जगहों पर क्योंकि सिर्फ ये ट्रेड करने आया है, इसको ये नहीं है कि हम सिर्फ वेस्टर्न घाट में ट्रेड करेंगे, भारत के अलग अलग क्षेत्र में ट्रेड करेगा, अलग अलग जगह ये अपनी कोठियां और फैक्ट्री बनाएगा, ठीक है। और ये मुख्य रूप से किन चीजों का व्यापार करता था, तो ये मुख्य रूप से नील का, कपड़ा और रेशम का, सोडा का, अफीम का और चावल का व्यापार करता था, ठीक है। अगर पुर्तगालियों की बात करें तो वो क्या क्या करता था, ट्रेड। पुर्तगाली जो है वो मसाला, चाय, रेशम, कीमती रत्न, इन सबों का ट्रेड कर रहा है। और यहाँ डच जो है वो सोडा का, है ना, नील का, अफीम का, चावल का, कपड़ा, रेशम का। आप गौर कीजिएगा, तो नील है, सोडा है और जो अफीम है, क्या ये केरल में मिल सकता है क्या? सोच के बताइए, भूगोल नहीं लगाइए। सर। सोडा उधर नहीं मिल सकता है, जरूर इधर मिलेगा, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत आ रहा है। वहीं पुर्तगाली है, वो मसाला ढूंढ रहा है, कार्डमम हिल्स पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नीचे मिल जाएगा। चाय कहाँ, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स पे मिल सकता है इसको। कीमती रत्न कहाँ मिलेगा, समुद्री क्षेत्र में मिल सकता है। लेकिन डचों के साथ ऐसा नहीं है, वो ऐसा ऐसा चीज ट्रेड कर रहा है जो नॉर्दर्न इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे भी आप लिंक कर सकते हैं। हमारा डच जो है वो खत्म हो चुका है, कि विशेष चीज नहीं करता है, बस इतना याद रखिएगा कि अलग अलग ट्रेड कर रहा है। और अंततः जो है इस डच वालों को अंतिम रूप से ब्रिटिशर्स से चुनौती मिलता है। ये भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है ट्रेड करने में, और ब्रिटिशर्स भी ट्रेड कर रहा है। और बंगाल के क्षेत्र में ये भी अपना डच वाला भी बहुत सारा फैक्ट्री खोल दिया है, और अरे यार, और ये ब्रिटिशर्स भी बहुत सारा फैक्ट्री खोल दिया है, ठीक है। अब दोनों का क्या होगा, दोनों में टकराहट होगी और अंततः ये दोनों युद्ध लड़ेंगे। युद्ध कहाँ पे लड़ेंगे, छोटा मोटा युद्ध ये लोग लड़ते रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पे युद्ध लड़ेंगे ये लोग, इस जगह पे बताइए। बेदरा। बेदरा में, ठीक है। साउथ बेदरा, इंडिया। बेदरा कहाँ पे है, बेदरा किधर है, थोड़ा देख के बताइए आप लोग। साउथ इंडिया में है क्या बेदरा, वर्तमान में कहाँ पे अवस्थित है बेदरा, ये बताइए। बेदरा या बधेरा वर्तमान में कहाँ पे है? क्या बता रहे हैं कोई? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में आता है सर। ओके, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बेदरा कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ है ये बताइए, कब हो रहा है बेदरा का युद्ध, 1759। किसके किसके बीच में हो रहा है? ब्रिटिश और डच। ब्रिटिश और डच, ठीक है। टेरिटरी जो है उसका एक हो रहा है, धीरे धीरे फैलाव कर रहा है दोनों, इसलिए इन दोनों के बीच में अब युद्ध हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डच खत्म हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों का, ठीक है, ब्रिटिश। ब्रिटिश में बताइए इसकी कंपनी बन कब रही है, कब आ रहा है भारत? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी कंपनी बन जा रही है ना। रानी बना रही है इनकी कंपनी, नाम क्या रख रही है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना, फालतू का नाम है, इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। ये भारत की तरफ आ रहा है 1600 में। बताइए भारत का राजा इस समय में कौन होगा 1600 के समय में? अकबर। अकबर, बहुत बढ़िया, ठीक अकबर है। महाराज। अकबर के समय में जो है कंपनी बन रहा है और आ रहा है, लेकिन ये पहुंच कब रहा है? जहांगीर के टाइम में। बिल्कुल, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और जहांगीर जो है अपना राजा बन जाता है 1605 में। और जो है वो पहुंचता कब है, कैप्टन हॉकिंस 1609 में पहुंचता है। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि जहांगीर राजा रहा होगा, तो ये चीज याद रखिएगा। ब्रिटिशर्स जो है उस समय में कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आ रहा है, तो जहांगीर के समय में आ रहा है, ठीक। ब्रिटिशर्स आया कब, अपनी फैक्ट्री कब कहाँ खोला है? 11। 1611 में, कहाँ पे? तो मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। कहाँ पे है मछलीपट्टनम, किस राज्य में अवस्थित है? अभी बात किए थे हम आंध्र लोग, प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा।
उसके बाद पहला आदमी जो आ रहा है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। दूसरा का नाम है थॉमस रो। ये दोनों सब कहाँ रहा है? जहांगीर के कोर्ट में। कैप्टन हॉकिंस कब आ रहा है? 1609 में आएगा। राजा को खुश करने की कोशिश करेगा, खुश कर भी देता है, चित्र बनाता है, बहुत बेहतर है ना। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बताते हैं अभी। फिर थॉमस रो आता है, ये कब आता है? 1615 में, ठीक है। देखिए स्टोरी वगैरह क्यों जरूरी है ना, बात को याद रखने के लिए जरूरी है, ठीक है, लंबे समय तक टिकाने के लिए। देखिए, कैप्टन हॉकिंस जब आता है तो कैप्टन हॉकिंस को पता है कि जहांगीर जो है चित्रकार, चित्रकला का काफी, है ना, बहुत ज्यादा जानकार भी था और उसको पसंद भी बहुत था। मुगल का अगर इतिहास आप लोग जानते होंगे तो बताइए, मुगल का वो कौन सा शासक था जिसके समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था? जहांगीर। एग्जैक्टली, जहांगीर। तो जहांगीर के समय में चित्रकला जब उत्कर्ष पे था तो राजा को चित्रकला कला बहुत पसंद होगा। तो जो ये कैप्टन हॉकिंस है वो एक बहुत बेहतर जो है फोटो लेके आता है, और कहते हैं कि वो दो तस्वीर लेके आता है ना। एक ओरिजिनल फोटो रहता है और एक उसका फोटोकॉपी या डुप्लीकेट रहता है, और राजा को देता है, और उसमें से कहता है कि पहचानिए महाराज कि आप तो काफी प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए, और आपका जो नॉलेज है इस फील्ड में, है ना, वो इनक्रेडिबल है, अद्भुत है। तो पहचान के बताएं कि ये कौन सा है, ओरिजिनल है ना। वो राजा छू के और उस समय देख के बता दिया कि कौन है, तो बोला कि आपके जैसा जो है राजा नहीं है ना। और सब खूब तारीफ वारीफ किया, और इससे खुश होकर जो है जो भी ये चाहता था कैप्टन हॉकिंस वो सब इसको दे देता है ना। सूरत में फैक्ट्री खोलने का इसको वो फरमान वगैरह भी दे देता है। उसके अलावा इसको जो है अ, उपाधि भी देता है, इंग्लिश खां का उपाधि भी शायद इसको देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। पहले कौन आया है? कैप्टन हॉकिंस आया है, बाद में थॉमस रो आया है, ठीक है। थॉमस रो जो है वो कैप्टन हॉकिंस के बाद रो में खड़ा था, ठीक है ना। तो इसे याद रख सकते हैं कि रो बाद में आया है, रो में खड़ा है, बाद में आएगा। ये पूछ सकता है कई बार आपको, है ना, एक नाम दो नाम दे दे और कह दे कि आपको कालक्रम के हिसाब से लगाना है, तो एक दो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, क्योंकि संपूर्ण भारत पे ना मुगलों का राज तो था नहीं, साउदर्न इंडिया में जो है आप गौर करेंगे तो वहाँ विजयनगर और बहमनी वगैरह का शासन है। तो बहमनी क्षेत्र में साउथ इंडिया में जब अंग्रेजों को विस्तार करना था, तो नीचे जो है वो गोलकुंडा का शासक है, ठीक है, उससे अलग से फरमान लेता है, और इसको ना गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन जो है उसको साउथ इंडिया में भी अपना प्रसार करना था, नॉर्थ इंडिया के लिए तो वो जहांगीर से ले आया, है ना, अनुमति। लेकिन साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में अगर इसको प्रसार करना है तो वहां पे भी रीजनल शासकों का समर्थन होना चाहिए ना। तो इसलिए गोलकुंडा का जो शासक है उससे जो है वो 1632 में गोल्डन फरमान ले आता है, ठीक है। साल कौन सा है? 1632 का साल है, और ला कहाँ से रहा है? गोलकुंडा के शासक से, ठीक है। और गोल्डन फरमान के नाम से ये स्वर्णिम दस्तावेज, इस तरीके से हिंदी में इसको प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। और इस तरीके से ही जो है ना आगे इसका काम चला है। पहला फैक्ट्री समझ ही गए, ठीक है। उसके बाद 1717 में जो एक इसको फरमान मिल रहा है ना, ये फरमान इसको किस क्षेत्र के लिए मिल रहा है और कौन दे रहा है? इसको फारूक सियार दे रहा है, ठीक है। और मिल किस क्षेत्र के लिए रहा है? बंगाल वाले क्षेत्र के लिए इसको मिल रहा है। बंगाल में बहुत कम सस्ते रेट पर इसको व्यापार करने के लिए, है ना, उसके अपने करेंसी में ट्रेड करने के लिए इसको राजा जो है फरमान दे देता है। इस तरीके से जो है ब्रिटेन का काम चल रहा है, ठीक है। ब्रिटेन समझ गए। अब अंत में हम लोग फ्रांस देखेंगे। ऊपर ही हम आपको बताए थे कि ब्रिटिश और फ्रांस दोनों पड़ोसी थे, जहां जहां ब्रिटेन जाएगा वहीं वहीं फ्रांस जाएगा। फ्रांस कब आया? 1664 में। पहली फैक्ट्री कब खोल रहा है? 1668 में। ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोल रहा है? ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोल रहा है, ठीक है, सूरत में, ठीक है। सूरत में क्यों खोल रहा है अब ये समझिए। हम लोग बात किए ना कि ये जो ब्रिटेन वाले हैं अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाए थे? मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में कहीं पढ़े होंगे तो आपको ये भी आइडिया होगा कि ब्रिटेन वालों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में भी खोलने की कोशिश की थी। याद आ रहा है? और ये जी फैक्ट्री सर, इसको 1608 सोलह में। सौ हाँ, और 1613 में ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो 1613 में जब बन के तैयार हो गया तो सूरत, तो ये जो फ्रांस वाले हैं वो भी चाहते थे कि जहां जहां ब्रिटेन वाले गए हैं वहां वहां खोलें। तो ये जाते मसूलीपट्टनम में ही खोलने के लिए, लेकिन उनको ये आइडिया लग गया कि मसूलीपट्टनम में पहले से ब्रिटेन फैला हुआ है, ऊपर से डच वाला जो था ना वो भी अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही लगाया था, वहां पहले से ही बहुत भीड़ है।
इसलिए फ्रांस वाला अपना फैक्ट्री कहाँ खोलेगा? इस सूरत में खोल रहा है, ठीक है। सूरत में खोल रहा है, आया है 1664 में, खोल कब रहा है? 1668 में। फ्रांस वाला जब भारत आ रहा है तो इस समय फ्रांस का राजा कौन है? जैसे गौर कीजिए, ब्रिटेन में ब्रिटिश का राजा कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ थी, उसके समय में आया था 1600 ईस्वी में। फ्रांस वाला 1664 में कौन रहा होगा राजा? लुई 14, 14। है ना, लुई 14वां था। और भारत का राजा कौन रहेगा? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। इस तरीके से फ्रांस भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो है हम लोग जैसे गौर कीजिएगा कि डच का कहानी खत्म कर दिए थे, बधेरा का युद्ध करवा के डच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। पुर्तगाली भी लगभग हम लोग समझ चुके थे। पुर्तगाली में ये समझ लीजिए कि पुर्तगाल वाला जो है उसका भारत से धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो गया। खत्म होने का कारण क्या था? क्योंकि पुर्तगाल वाले आ भी बहुत जल्दी गए थे और उनको जो जो चीज ले जाना था ना, मसाला, कीमती रत्न, सब ले जा चुके थे और ले जा रहे धीरे धीरे। इतने में क्या हुआ था कि इनको जो है भारत, इधर ईस्ट में भारत था, वहीं उनको जो है ना साउथ अमेरिका में ब्राजील मिल गया था, ठीक है। ब्राजील पता है ना आप लोगों को कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है ना ब्राजील, यस सर। जी है सर। ना। तो यूरोप से बहुत नजदीक भी है ब्राजील, है ना। तुरंत अटलांटिक ओशन पास करेगा और सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? ब्राजील। तो जो जो चीज पुर्तगाल वाले भारत से लेके जाते थे ना, वो उनको वहीं नजदीक में ब्राजील से मिल जाता। और भारत में बहुत ज्यादा कहते हैं, बहुत सारा देश आ गया था, ब्रिटेन, डच, फ्रांस, सब आ गया था। तो पुर्तगाल वाला सोचा इतना ज्यादा मगजमारी में जाने का कोई फायदा भी नहीं, जब सारा सामान आसानी से ब्रिटेन में मिल ही जा रहा है। तो ये धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत की तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के सिर्फ गोवा में संकेंद्रित हो गया, ठीक है। गोवा में संकेंद्रित हो गया और सब चीज छोड़ छाड़ के कहाँ चला गया? ब्राजील चला गया। और इसके पास जो भी जो मुख्य मुख्य भूमि थी, जो जो चीज इनके कब्जे में था, वो ब्रिटेन वालों को कहते हैं दहेज में देकर चला गया। दहेज का मतलब क्या? कि ब्रिटेन का जो राजा था, ठीक है, उसकी शादी पुर्तगाल के राज्य की जो राजकुमारी थी उसके साथ हो गया था। दहेज के रूप में मुंबई वगैरह है ना, उसको फ्री में दे दिया था। मतलब बहुत कम, 10 रुपया के आसपास जो है, 10 पौंड में वो ये बॉम्बे उसको दे के चला गया था। मतलब दहेज में देके चला गया। तो पुर्तगाल का इस तरीके से इंटरेस्ट खत्म हो गया था भारत से। डच वाला जो बधेरा के युद्ध में ब्रिटेन से हार गया था, ठीक है, ब्रिटेन के बारे में बात कर ही लिए। और फ्रांस कैसे गया वो समझेंगे हम लोग, बस इतना समझ लेंगे तो हमारा यूरोपियंस भी आज खत्म हो जाएगा, ये समझिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। पहला ये, फ्रांस वाले 1664 में आए, 1668 में रहे, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोले। यहाँ पे लुई 14 जो है वो राजा था और यहाँ औरंगजेब राजा था। ये हमारा सिनेरियो समझ में आ गया है। अब जो है वो क्या रहा है ये समझिए। समझते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ब्रिटेन वाले जो है वो अलग अलग क्षेत्र को, है ना, अलग अलग राज्यों को हराते हुए, यानी पुर्तगाली वगैरह को समेटते हुए जा चुका है ना। तो इसका जो है सॉरी, है ना, आप लोग अंडरमाइन मत करिए, समझने के लिए बना है बस, ठीक है। तो क्षेत्र पे क्या कर रहा है ना कि वो फैल रहा है धीरे धीरे, ब्रिटेन वाला। और पुर्तगाल वाला जो है वो भी धीरे धीरे फैलने की कोशिश कर रहा है। जहां जहां ब्रिटेन जाएगा वहां वहां पुर्तगाल जाएगा, पड़ोसी है ना ये दोनों, एक दूसरे से जल भी रहा है। वहां ब्रिटेन में भी लड़ रहा था तो भारत में भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको मतलब अगर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज हो आप लोगों को तो ये जान के आश्चर्य लगेगा कि उस दौर में 1600 और 1700 जो ईस्वी रही है, इस बीच में, या 1800 तक भी, जहां जहां ब्रिटेन वाले गए हैं वहां वहां फ्रांस वाले गए हैं। अमेरिका में गए हैं अगर ब्रिटेन वाले तो फ्रांस वाले भी वहां पहुंचे हैं। इधर मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ भी ब्रिटेन पहुंचा है तो फ्रांस पहुंचा है। भारत में ब्रिटेन आया है तो फ्रांस आया है। अगर फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध यूरोप में हो जा रहा है तो वही युद्ध अमेरिका में भी शुरू हो जा रहा है। वही युद्ध इधर इंडोनेशिया, मलेशिया में शुरू हो जा रहा है और वही युद्ध भारत में भी शुरू हो जा रहा है। गौर कीजिएगा, अगर कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के चक्कर में युद्ध शुरू हुआ था, यानी युद्ध हो रहा था यूरोप में, लेकिन उसके कारण भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है। उसी के कारण अमेरिका में युद्ध हुआ है, उसी के कारण इंडोनेशिया, मलेशिया में युद्ध हुआ है, ठीक है। तो जब जब छोटा मोटा युद्ध कहीं भी ये लोग शुरू किया है तो पूरे दुनिया में युद्ध शुरू हो जा रहा है। पड़ोसी का युद्ध इसी तरीके से होता है कि नहीं? तो ये चीजें समझने वाला है। तो ब्रिटेन जो है वो फैल रहा है और इंग्लैंड, सॉरी, फ्रांस वाला है वो भी फैलने की कोशिश कर रहा है। इतने में क्या हो जा रहा है वो समझिए। हम थोड़ा नक्शा ठीक ही कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई क्वेरी हो रहा है तो पूछ सकते हैं।
बिल्कुल सर। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़ कोई रहा है किसी के लिए, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा है, उसका इम्पैक्ट भारत में है। भारत में भी ये दोनों लड़ रहे हैं, किसी ये काम का नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं था, ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिया था। शादी हो रहा है, पुर्तगाल का शादी हो रहा है, ब्रिटेन का दहेज में चला जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये फ्रांस वाले भी अपनी टेरिटरी को फैला रहे थे, इतने में फ्रांस जो है वो अपने क्षेत्र में एक डुप्ले नाम के आदमी को नियुक्त करता है। डुप्ले, ठीक है, काफी फेमस रहा है ये फ्रांसीसियों में। एक व्यक्ति अगर जिसको आप फ्रांस के साथ याद रखना चाहें तो डुप्ले को याद रखिएगा। जल्द ही ये फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल भी बनता है। लेकिन डुप्ले के साथ समस्या क्या है ये समझिए। ब्रिटेन वाला जब क्षेत्र का अपना विस्तार करता है ना, ब्रिटिश ब्रिटिश ठीक है, तो ये ट्रेड के पर्पज से क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और भारतीय राजाओं को खुश करके कभी भी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं घुसने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ब्रिटेन जो है कभी भी भारतीय पॉलिटिक्स पे डायरेक्ट नहीं घुसता है। लेकिन डुप्ले यहाँ पे ये दिमाग लगाता है कि क्यों ना भारतीय राजाओं के साथ गठबंधन करके, ठीक है, और फिर जो है क्षेत्र का विस्तार किया जाए। ब्रिटेन वाले सिर्फ ट्रेड के लिए विस्तार कर रहा है, लेकिन डुप्ले क्या कर रहा है, ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल विस्तार भी चाह रहा है। और यहीं से जो है भारत में नया व्यवस्था शुरू होता है। ठीक है, डुप्ले से पहले सब ठीक चल रहा था, आपस में मरता लड़ता था तो यूरोपियन सिर्फ यूरोपियन लड़ता था, डच के साथ ब्रिटिश लड़ रहा है, पुर्तगाल के साथ डच लड़ रहा है, पुर्तगाल के साथ ब्रिटिश लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही डुप्ले आ रहा है तो फ्रांस और ब्रिटेन तो लड़ ही रहा है, साथ ही साथ भारतीय राजा भी आपस में लड़ना शुरू कर दे रहा है। किसके कारण? इन दोनों के कारण, फ्रांस और ब्रिटेन के कारण। ऐसा पहले नहीं हुआ था, पहले इनका युद्ध आपसी हुआ करता था। लेकिन डुप्ले के कारण, डुप्ले कुछ ऐसा नया लाता है जिसकी वजह से भारतीय शासक भी अब धीरे धीरे युद्ध में कूदना शुरू करते हैं। क्यों कूदते हैं वो समझिए। यहाँ पे कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है, मराठाओं का जो क्षेत्र है उसके नीचे। यहाँ पे सिंपली नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी सुन लीजिए कि एक व्यक्ति है जो राजा है यहाँ पे और उसका मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ पे नियम के हिसाब से इसके बेटा को राजा बनना है, लेकिन इतने में जो व्यक्ति मरा है उसका भाई भी राजा बनने का कोशिश करता है। ठीक है, अब यहीं से युद्ध शुरू होता है। इस बात का पता लगता है डुप्ले को। ठीक है, डुप्ले जो है, जो भाई है राजा का, उसको कहता है कि अगर हम आपका युद्ध में सहायता करें तो आप इस बेटा को मार देंगे। ठीक है, और इसके बदले में क्या होगा, ठीक है, हम दोनों गठबंधन कर लेंगे और आपके क्षेत्र में हम ट्रेड और व्यापार करने के लिए फैक्ट्री स्थापित करेंगे, निःशुल्क हमको ट्रेड करने का मौका दीजिएगा। जैसे ही ये काम डुप्ले करता है तो ये बेटा का मजबूरी रहता है, ये चाहता नहीं है ब्रिटिश से मिलना, लेकिन इसका मजबूरी है, बस ये भी जाके किससे गठबंधन कर लेता है, ब्रिटेन वालों से। और गठबंधन करता है तो ब्रिटेन इसको मदद करता है, डच इसको मदद करता है, और जब युद्ध होता है तो फाइनली ब्रिटेन वाला जो है वो मतलब ये जीत जाता है। कौन जीता है कौन हारता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डुप्ले देखिए किस तरीके से भारतीय राजाओं को इंक्लूड करना शुरू किया है। ठीक है, सहायक संधि जो है वो यही शुरू करा है, सहायता करेंगे हम आपका, है कि नहीं, सहायक संधि। भले वेलेजली इसको शुरू करता, लेकिन भारत में पहला प्रयोग कौन कर रहा है, डुप्ले कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहीं पे से डुप्ले और ब्रिटिश जो है भारतीय राजाओं के साथ मिलकर शुरू करता है और इसी तरीके से युद्ध चलता रहता है। ठीक है, अब समझिए कि हम समझाने के लिए आपको ये बता दिए थे कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध, लेकिन इससे पहले क्या होता है, यूरोप में वहां पे दो तीन देश है आपस में, वहीं पे एक ऑस्ट्रिया नाम का देश है। ऑस्ट्रिया में क्या होता है, राजा मर जाता है और वहां पर भी इसी तरीके का उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा होता है। इसी उत्तराधिकार के युद्ध में एक तरफ जो आदमी है और दूसरी तरफ जो आदमी है, एक को फ्रांस वाले हेल्प कर रहे हैं और एक को ब्रिटेन वाले हेल्प कर रहे हैं, और इस चक्कर में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कहाँ चल रहा है, ऑस्ट्रिया में। और युद्ध तो ऑस्ट्रिया में चला, लेकिन उसका झोंका, उसका जो है परिणाम भारत के भी क्षेत्रों में मिल रहा है। तो भारत में भी ये युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है, छोटे मोटे जगहों पे। ठीक है, भारत में भी ये युद्ध चल रहा है है ना। जैसे यहीं साउथ में सेंट थोम एक जगह है, वहां पे लड़ रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि युद्ध किस तरीके से शकल ले रहा है भारत में। पहले ब्रिटिश और फ्रेंच या यूरोपियंस आपस में लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, पहला युद्ध समझ में आ गया। पहला कर्नाटिक युद्ध क्यों हो रहा है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में हो रहा है। लड़ाई कहाँ पे हो रहा है, सेंट थोम में भारत में लड़ा है। और ये युद्ध खत्म कैसे हुआ, तो ये युद्ध खत्म हुआ है यूरोप में, एक जगह है एक्सला सापेल, वहां पे फ्रांस ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया सब आपस में बैठ के मीटिंग कर लिया है, संधि कर लिया है,
और वहां पे जाके जो है एक्सलासापेल की संधि के कारण युद्ध समाप्त हुआ ऑस्ट्रिया में। वहां युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में भी पहला युद्ध समाप्त हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है ऑस्ट्रिया की पहली मतलब कर्नाटक की पहली लड़ाई किस कारण से हुई? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण हुई। कहाँ पे युद्ध हुआ है? सेंट थोम में युद्ध हुआ है। कौन सी संधि से युद्ध समाप्त हुआ? एक्सलासापेल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध यही है जो भी हम समझाए थे, डुप्ले और ब्रिटेन ये सब वाला। कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा युद्ध क्यों हुआ? कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण। इसमें युद्ध क्या क्या हुआ है? अंबुर की लड़ाई हो रही है। ये युद्ध खत्म कैसे हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? इसका संधि बताइए। सेकेंड डे में हो रहा है पांडिचेरी। पौंडीचेरी, है ना? पक्का श्योर है पौंडीचेरी में ही हो रहा है? जी सर, पांडिचेरी है। ठीक है, और फिर होता है थर्ड वार, कर्नाटक का थर्ड वार। अब ये थर्ड वार का कारण क्या है? तो उसका कारण है कि यूरोप में वहां पे 7 ईयर वॉर चल रहा। 7 ईयर वॉर का कोई मतलब नहीं है। 7 साल तक ब्रिटेन और फ्रांस लड़ ही रहा है। हर जगह लड़ रहा है। ब्रिटेन में लड़ रहा है, अमेरिका में लड़ रहा है, भारत में लड़ रहा है, उधर इंडोनेशिया मलेशिया में लड़ रहा है। विश्व के हर क्षेत्र में जहां जहां ये दोनों है लड़ रहा है। और ये युद्ध 7 साल तक चलता है। इसी को 7 ईयर वॉर कहते हैं। तो थर्ड जो वॉर है कर्नाटक का वॉर, ये 7 ईयर वॉर के कारण हो रहा है। क्योंकि 7 साल तक बाहर लड़ रहा है तो भारत में भी लड़ेगा। और अंत तक यही 7 ईयर वॉर में कर्नाटक के थर्ड युद्ध में एक युद्ध होता है जिसका नाम है वांडी वॉश का युद्ध। ठीक है, वांडी वॉश का युद्ध 1760 में होता है। और इस युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस आमने सामने होता है। और इसमें जो है फ्रांस वालों की बहुत खतरनाक तरीके से हार होती है। इसको मुंह की खानी पड़ती है। और यहाँ सोल पर्पज से कौन जीतता है? ब्रिटिश जीत जाता है। और एक संधि होती है कहाँ पे? 7 ईयर वॉर संधि हो रही है पेरिस। पेरिस में। और पेरिस में संधि होती है, इस वजह से तृतीय कर्नाटक वॉर भी खत्म हो जाता है। अब हमारा यूरोपियन जो है, जो सेकेंड चैप्टर खोले थे वो खत्म हो गया। ठीक है, मेरे साथ आप लोग रिवाइज करें, हमको बताइए ये चीज। पुर्तगाली ब्रिटेन, देखिए हर जगह जीत कौन रहा है? ब्रिटेन। सबका युद्ध ब्रिटेन से करवा देते हैं। पुर्तगाली ब्रिटेन का मान के चलिए कोई संधि हुआ या कोई युद्ध हुआ, पुर्तगाली क्यों गया भारत को छोड़ के? इसको क्या मिल गया था? ब्राजील मिल गया साउथ। था। यस सर, बिल्कुल, साउथ दहेज अमेरिकन। दहेज में सब दे के चला गया। ओके, चलिए डच के बारे में बताइए, डच कैसे गया? बेदरा का युद्ध अभी बताए थे ना आप लोग, यस है कि नहीं? जी बेदरा सर। का युद्ध में उसके कारण चला गया। अब बचा फ्रांस। फ्रांस बहुत दिन तक जो है लड़ता झगड़ता रहा। ठीक है, इंग्लैंड से। लेकिन अंततः जो है बांडीवास का लड़ाई हुआ और इसमें फ्रांस वाला भी हार गया। यानी पुर्तगाल हार गया, डच हार गया, फ्रांसीसी हार गया। जीता कौन? ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश। और अंततः अगर हम सिर्फ यूरोपियंस की बात करें, ये 4 यूरोपियंस की जो हम पहले चैप्टर में बात किए थे, तो कौन जीता था? ये हमारा ब्रिटेन वाला जो है ये विजेता हुआ। ठीक है, ये हार गया, ये हार गया, ये हार गया। तीनों का हम लोग चारों का कथा समझ गए, कैसे इंटरलिंक्ड है वो समझ गए। और जीता कौन है? ब्रिटिश जीता है। यानी हम यूरोपियन समझ गए और लेटर मुगल्स भी समझ गए। अब हमारा थर्ड चैप्टर खुलेगा रीजनल किंगडम का, क्षेत्रीय शासन का। ठीक है।